सेकुलर भारत न्यूज़ देखने वाले अपने तमाम दोस्तों और दर्शकों को सुल्तान भारती की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, दुनिया में हो सकता है बहुत सी प्रॉब्लम्स हो, पिघलते हुए ग्लेशियर की या ओजोन में हो रहे छेद की, ऑक्सीजन पर आ रहे संकट के, जंगलों की कटाई की और कम हो रहे पानी के स्रोतों की, लेकिन अपने देश में जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? वो है असहिष्णुता का बढ़ता हुआ ज्वार भाटा तो नजर ही नहीं आ रहा है। नफरत की चौड़ी होती हुई खाई, और एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि ये देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सौहार्द, गंगा जमुनी तहजीब, हर चीज पर अपनी काली परछाई डाल रही है। और इसी से चिंतित देश के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने, बड़ी नामचीन हस्तियों ने, जिनको देश की चिंता है, जनहित की चिंता है, समाज की चिंता है, उन लोगों ने मिलकर लोक संसद बनाया है। संसद के 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा तो पहले है, बीच में कुछ अति प्रबुद्ध लोगों ने धर्म संसद बना दिया था, जिससे अधर्म का ज्वार भाटा आया था बीच में। खैर, अब एक नेक नीयत के साथ में कुछ अच्छे और भले आदमियों ने मिलकर, देश की नामचीन हस्तियों ने लोक संसद बनाया है। कल उसकी एनडीएमसी के कन्वेंशन हॉल में मीटिंग हुई। उस मीटिंग को संबोधित करने वाले में आरिफ मोहम्मद खान, जल पुरुष राजेंद्र जी, गोविंदाचार्य जी और विख्यात समाजवादी चिंतक और नेता, गांधीवादी नेता रघु ठाकुर आए थे। वहाँ बोलने वाले तो सब अपनी तरफ से बोले, लेकिन सबसे ज़्यादा तालियां लोगों की बटोरी रघु ठाकुर ने। और रघु ठाकुर ने क्या बोला, जो कुछ बोला वो देर तक हाल तालियों से गूंजता रहा। और उससे बोलने के लिए दोस्तों, मैं एक चीज़ साफ गोई के साथ कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी जानकारी ही नहीं, बहुत बड़ा जिगर भी चाहिए। जरा देखिए तो इन समस्याओं के हल के लिए आखिर रघु ठाकुर ने कहा क्या, एक रिपोर्ट। नाम छोड़ दिए, कोई भी जल की सरकार हो, हर सरकार की कसौटी क्या होती है, कितनी एफडीआई। अरे एफडीआई के बारे में आप कहना चाहते हो तो जरा अनुमान तो करो, एफडीआई कितनी आई है? जो हिंदुस्तान में एफडीआई आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, तो 1,60,000 करोड़। अभी क्या स्थिति? जो 46 करोड़ जनता के खाते खोले गए हैं, उनमें 1,65,000 करोड़ का जमा है। तो 1,60,000 करोड़ की एफडीआई आती है, जिसके नाम पे आप हिंदुस्तान को गुलाम बनाते हैं, नीतियों को गुलाम बनाते हैं, और हिंदुस्तान की जनता का जो पैसा है उसका सब सम्मान नहीं करते हैं। हम तो कहना चाहते हैं कि हमको एक कार्यक्रम तय करना चाहिए, हमको एफडीआई नहीं चाहिए, हमको चाहिए एनडीआई। रघु ठाकुर जी, विख्यात समाजवादी चिंतक, उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो काफ़ी पत्रकार भी तालियां बजाना छोड़कर उठकर बाहर चले गए। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा, तो शायद सच सुनना आज काफ़ी कुछ पत्रकार को भी पसंद नहीं है। इस एफडीआई के नाम पर बहुत बुराइयां हो रही हैं, और इसलिए एफडीआई के परिणाम क्या होगा? हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है। अब श्रीलंका दिवालिया हो गया। आज श्रीलंका में इसलिए आपातकाल लगा हुआ है, जो सपना दिखाया था आईएमएफ वालों ने, जो सपना दिखाया था वर्ल्ड बैंक ने, लोग कर्ज हमसे, जो सपना दिखाया चीन के लोग कर्ज हमसे, और कर्ज लेके ठीक हो, जो शाहबाग ने कहा था। रघु ठाकुर जी कुछ ज़्यादा ही कड़वा बोल रहे हैं। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार गिरते पड़ते भी बाहर जाने को तैयार। हमको इस तरीके को बदलना पड़ेगा। लोक संसद का काम एक होना है। लोक संसद के सामने मैं कहना चाहता हूँ कि लोक संसद एक ऐसी संस्था बन जाए, ऐसे लोगों की जमात बन जाए कि जो हिंदुस्तान के राजनीतिक चरित्र को बदलने का काम करे। आज राजनीति को बदलने की आवश्यकता है। समाज कौन बदलेगा? व्यवस्था कौन बदलेगा? अगर केंद्र से नहीं बदल जाएगी, इससे शहरीकरण कौन खत्म करेगा? आज सारी की सारी जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, उस शहरों के लिए क्यों लोग शहर क्यों रह रहे हैं? गांव में रोजगार नहीं है, गांव में अव्यवस्था है,
गांव में बिजली नहीं है, गांव में पानी नहीं है, गांव में दवा नहीं है, गांव में चिकित्सा नहीं है, आज गांव में स्कूल नहीं है। क्या है हिंदुस्तान के गांव के स्कूल की हालत? अगर आप कुछ चंद बड़े टापू खड़े कर दिए तो चंद बड़े टापू से कोई बराबरी होने वाली नहीं। तो जब तक इस व्यवस्था को बदला नहीं जाएगा, इस राजनीतिक चरित्र को बदला नहीं जाएगा और गांव के जो स्कूल हैं उन गांव के स्कूलों को दिल्ली के स्कूल समान नहीं किया जाएगा, तब तक देश बदल नहीं सकता है। आज हमको सारे सवाल को सोचना पड़ता है, भाषा के सवाल को सोचना पड़ता है, शिक्षा के सवाल को समझना, आमदनी के स्तर के सवाल को सोचना पड़ता है। आजकल दोस्तों स्थिति क्या है? हम लोग आजाद हुए थे तो हिंदुस्तान में विषमता का खतरा था। एक उदाहरण भी याद आता है, जब महात्मा गांधी अमृत वायसराय से मिलने के लिए गए तो वायसराय की सीढ़ियों पर चौबदार थे। तो गांधी ने पूछा कि वायसराय साहब इतने चौबदार क्यों पड़ गए? बोले बापू हमारी जान के लिए खतरा है, इसकी सुरक्षा के लिए। तो ये तो इतिहास का रिकॉर्ड है, दर्ज है। गांधी ने पत्र लिखा लौट करके कि वायसराय साहब, हिंदुस्तान गरीब मुल्क है, अगर इस मुल्क के एक व्यक्ति की सुरक्षा पर इतना पैसा खर्च कर हुआ है तो भगवान से प्रार्थना करें कि आप मर जाओ तो आई इसका पैसा बच जाए। आज के जो वायसराय साहबान उनकी हालत क्या स्थिति बताइए। आज हालत है मित्रों, हिंदुस्तान की जो कुल पुलिस है उस कुल पुलिस का 58% हिस्सा केवल वीआईपी नेताओं की सुरक्षा के नाम पर है। आज स्थिति यह है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के नाम पर साल में करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। जिस जनतंत्र में नेता के लिए जनता से खतरा हो, उस नेता को देश को छोड़ देना चाहिए, कोई दूसरे देश चले जाना चाहिए, वो अपनी जनता अलग चुन ले। परंतु हिंदुस्तान के बीच में गैर बराबरी पैदा करने वाली है। आज विषमता की स्थिति क्या है? एक व्यक्ति एक दिन में 300 करोड़ का कमाता है और हिंदुस्तान की खुद सरकार के मुताबिक 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5-5 किलो आटा लेने के लोग चाहते हैं कि आटा ले आओ, यानी आटा खा के जिंदा रहो। ये हिंदुस्तान में सफलता की कसौटी बन गई। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना है, एक ऐसा भारत बनाना है जिसमें शिक्षा समान हो, आमदनी का स्तर समान हो, सुविधाएं समान हो, गांव बने और अगर शहर उजाड़ना है तो उजड़ जाए। मैं शहर को उजाड़ने के लिए तैयार हूँ, इसे हिंसा को उपयोग पाएंगे। अकबर भाई जिसको आप हिंसा की बात कर रहे हो, मैं कोई जबरदस्ती उजाड़ने की बात कर रहा हूँ, पर जिस दिन सुविधाएं गाँव में पहुंच जाएंगी, जिस दिन ताकत गाँव में पहुंच जाएगी, जिस दिन नीतियां गाँव में पहुंच जाएंगी, उस दिन शहर अपने आप बदल जाएंगे, गाँव बनेगा वो तो भारत बनेगा। अब समझने वाला तो सुना आपने, रघु ठाकुर का कहना ये था, लब्बो लवाब उनके बोलने का ये था कि देश नफ़रत से बिल्कुल नहीं चल सकता, मोहब्बत से चलेगा। डिक्टेटरशिप से बिल्कुल नहीं चलेगा, गांधीवादी तरीके से ही चल सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि आगाज़ तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। तो लोक संसद जो भी आई है, अगर इसका सुझाव, इसकी बातें और इसके प्रपोज़ल संसद में पारित होता, उस पर असर पड़ता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। और हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि आने वाला कल बेहतर होगा, नफ़रत ख़त्म होगी, मोहब्बत होगी और देश में भाईचारा फिर से कायम होगा। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफ़िज़।